हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो आइए बेटा, आज हम अपने पुराने वाले लेक्चर को करते हैं शुरू, बढ़ाते हैं आगे। और लास्ट वाले लेक्चर में बेटा अगर याद करें थोड़ा सा अगर दिमाग पर जोर डालें तो अपन ने क्या किया था, व्हाट डिड वी स्टडी। बेटा लास्ट वाले लेक्चर में जिस चीज़ की अपन ने पढ़ाई करी है वो थे सारे के सारे अमाइनो एसिड्स की डिटेल्स को स्टडी किया। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एसिडिक कौन सा, बेसिक कौन सा, ये सारी डिटेल्स के साथ आपने स्टडी किया अमाइनो एसिड्स को, राइट। तो बेटा अब इस लेक्चर में हम लोगों को करना क्या है, इस लेक्चर में ना बेटा हम करेंगे अमाइनो एसिड्स को जोड़ेंगे। जोड़ दिया था, इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में ही जोड़ा, और हमने कौन सा बॉन्ड बनाया था बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस लेक्चर में अब अमाइनो एसिड्स को जोड़ के जो पॉलीपेप्टाइड या फिर जो हम प्रोटीन बना रहे हैं, चाहे पॉलीपेप्टाइड बोलिए प्रोटीन, मतलब तो एक ही हुआ ना। तो जो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन अपन बेटा जो बना रहे हैं वो चीज़ एग्जैक्टली है क्या, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स यहाँ पे एनसीईआरटी बात करती है, वो कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर या फंक्शन क्या है, इस तरीके से हम इस लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर प्रोटीन की सारी डिटेल्स के ऊपर होगा। प्रोटीन जो स्ट्रक्चर है, जो कंसेप्ट है, उसमें कितनी डिटेल्स आ रही हैं, उसको आज हम बेटा यहाँ पे करेंगे कंप्लीट। आप मेरी बात समझ गए? तो आइए करते हैं शुरू। देखिए, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। बोलो बेटा इस कंसेप्ट में कोई डाउट है? नो, प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स हैं। ये वाली बात तो हमने अपने एनसीईआरटी अपने नोट्स में लास्ट क्लास में स्टडी कर ही दिया था कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। एक सेकेंड या ओके, दिस इज अ मेटल आइटम, ठीक है। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं कौन, अमाइनो एसिड, और एक लीनियर चेन है। लीनियर चेन मतलब एक के बाद एक, इस तरीके से एक के बाद एक। अगर बेटा मैं यहाँ पे लीनियर चेन कह रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना वर्ड लीनियर चेन है, दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रेट चेन। और बेटा अगर कोई चीज़ स्ट्रेट चेन के फॉर्म के अंदर है तो यहाँ पे कोई भी ब्रांचेस नहीं है, देयर आर नो ब्रांचेस। ये स्ट्रेट चेन है, देयर इज नो ब्रांचेस, ठीक। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये तो बात हमें बाय बेसिक कंसेप्ट आती है। एज देयर आर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। हम अपनी ह्यूमन बॉडी की अगर रेफरेंस में बात करें तो 20 अमाइनो एसिड्स थे। एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, अ प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर। क्यों बेटा, देखो प्रोटीन बनाया तो अमाइनो एसिड, अब अमाइनो एसिड, तो क्या प्रोटीन सारा का सारा प्रोटीन एक ही अमाइनो एसिड से बन जाएगा? नहीं ना बेटा, क्योंकि ये बहुत अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स होंगे। तो फिर कंसेप्ट आता है, वर्ड है हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर का मतलब इसमें जो मोनोमर होंगे, ये अमाइनो एसिड जो मोनोमर है वो सेम टाइप के नहीं है, वो अलग अलग टाइप के। जैसे आपने हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स पढ़ा था और होमोपॉलीसेकेराइड्स पढ़ा था, यहाँ पर भी आप देखते हो कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या होते हैं बेटा, हेटेरोपॉलीमर। और ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन्स हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। समझ आ गया अपने को? अगर ये होमोपॉलीमर को समझाएं कि होमोपॉलीमर क्या होगा, तो देखो, अ होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स। यानी अगर कोई होमोपॉलीमर होता है तो उसमें एक ही मोनोमर मल्टीपल टाइम्स दिखता है। लेकिन ऐसा क्या प्रोटीन्स में मिलेगा अपने को? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए आपके पास बहुत ही अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व है, right? This information about amino acid content is important as later in your nutrition lessons you will learn that certain amino acids are essential for our health and have to be supplied through our diet. अब देखो यहाँ पे NCERT ने आपको indirectly introduce किया concept of essential amino acids, जो हम already पढ़ चुके हैं। कहते हैं कि अगर हम प्रोटीन की इस बात को माने तो हम प्रोटीन्स खाते तो हैं, लेकिन हम अमाइनो एसिड्स बॉडी के अंदर लेके तो जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी अगर उसको खुद बनाना हो तो क्या वो सबके सब अमाइनो एसिड खुद बना सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे एसेंशियल वाला याद कर लिया। और बेटा जल्दी से मेरे साथ बोलो, एसेंशियल की हमने क्या बनाया था, ईश्वर लाल तुम लाओ मेरा पोर्टेबल टीवी, और यहाँ से हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आप एक काम कीजिए, अपनी वीडियो पॉज करो और जल्दी से ना बिना देखे ईश्वर लाल तुम लाओ मेरा पोर्टेबल टीवी, इसकी फुल फॉर्म्स लिख दो। आई से क्या था, लाल से क्या था, राइट। अगर लिख पाए तो तुम लोग सही ट्रैक पे हो। याद रखना बेटा, मैं ना मल्टीपल टाइम से बोलता हूँ कि हमारी ना इनहेरेंट आदत, बेटा देखो इस बात को ना एक अच्छा एग्जांपल, हमारी इनहेरेंट अंदर से हमारी आदत होती है कि आज जोश चढ़ा
जोश चढ़ा और इतनी सारी पढ़ाई कर ली, और अगले कुछ दिनों में जोश नहीं था, कोई अंदर से मोटिवेशन नहीं थी, पढ़ना छोड़ दिया। एक बात बताओ बेटा, क्या कभी एक सिंगल जंप में तुम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाओगे? नहीं ना। यू कैन नॉट गो फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर इन अ सिंगल जंप। आपको सीढ़ियों से स्टेप बाय स्टेप जाना होता है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं, और ये छोटे छोटे स्टेप्स बेटा बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं, राइट। तो अब थोड़ा थोड़ा चेंज अगर आप रोज़ करते रहोगे ना, तो बेटा उसका जो असर होगा ना वो बहुत बहुत मज़ेदार होगा। आप एक चीज़ करके देखें, आज मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ कि हम इस तरीके से यहाँ पे खोलेंगे कैलकुलेटर, और मैं आपको एक बढ़िया सी चीज़ करके दिखाता हूँ। इसको करो बंद। अरे कैसे होगा ये? हम करेंगे 0.99 रेज टू द पावर 365। आपके पास आंसर दिखाई दे रहा है, ये कितना आ रहा है? 0.025। मैंने वैल्यू कितनी ली थी? 0.09। अब एक और चीज़ देखना, 1.01, 0.99 से थोड़ा सा ज़्यादा है, रेज टू द पावर 365। आप वैल्यू देख रहे हो? उसकी वैल्यू थी, इससे पहले वाले की वैल्यू थी 0.0025 समथिंग, और इसकी वैल्यू कितनी? 37.7। सिर्फ कितना फ़र्क था? 0.99। आप इतना काम कर रहे हो 365 डेज, उसमें थोड़ा सा ऐड कर दो, आपके पास असर दिख रहा है बेटा कितना है? एग्जैक्टली ये वाली बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जब आप रोज़ थोड़ा सा काम करते, थोड़ा सा मतलब आप, ऐसा नहीं है कि एक दिन मन किया तो खूब सारा कर लिया, ऐसा नहीं, रोज़ थोड़ा करते रहो, आपको कभी भी भारी नहीं लगेगा, आपको कभी भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, और आपको मालूम भी नहीं चलेगा किस दिन आप एकदम जीनियस बन गए। एग्जैक्टली ये वाली बात बेटा मेरी समझो। इसलिए मैंने जैसे अभी भी तुम्हें बोला ना कि जिन मेरे बच्चों को, जिनको याद था एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पूरा का पूरा, तो वो तो बहुत बढ़िया ट्रैक पे हैं बेटा। जिन जिन लोगों को याद नहीं था ना, तो इस बात को मेरी समझ के रखो, आज ये लास्ट डे होना चाहिए कि आपको कोई कंसेप्ट नहीं आता है, आपको कोई होमवर्क जो मैं अभी क्लास के दौरान आपको कोई काम दे रहा हूँ वो एग्जैक्टली अभी आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोरोना का टाइम है बेटा, ऑब्वियसली रियल टाइम तो नहीं पढ़ा सकते, तो आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। देखो ऑनेस्टी करोगे ना, मेरी मन की इच्छा क्या है, मैं तुम्हें ना डॉक्टर बना दूँ, तुम्हारी मन की इच्छा है कि तुम खुद को डॉक्टर बना दो, तो दोनों जब सेम काम चाहते हैं तो मिलके काम करते हैं ना बेटा, खूब मन लगा के पढ़ाई करते हैं, राइट। तो बेटा जो भी काम दो ना, पुराने वाले लेक्चर का, आज के लेक्चर जो अटेंड करने से पहले कल वाला जो इससे एक दिन पहले वाला लेक्चर होगा, उसको ना फुल फिनिश कर लिया करो, कंप्लीट कर लिया करो। वो अगर आपको कंप्लीटेड है, आपको कोई नहीं हरा सकता। याद रखना, 16 लाख लोग एक तरफ और आप एक तरफ, 16 लाख पीपल, you are fighting against 16 lakh people for that rank 1. You must understand this fact, you must recognize this fact। और तुम्हें पता है उन 16 लाख बच्चों से ज़्यादा मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। उन 16 लाख बच्चों की दिक्कत क्या है? वो रोज़ मेहनत नहीं कर सकते। तुम्हारी बढ़िया बात क्या है कि तुम रोज़ मेहनत करना चाहते हो और करोगे, अब से करोगे। तो बेटा वापस आते, समझ रहना, मेरी बात को बहुत अच्छे से मन में बसा लेना, तुम्हारा करियर बन जाएगा। Hence, dietary proteins are source of essential amino acids। खाने में जो हम खाते हैं वो हमारे essential amino acids का source होना चाहिए। Therefore, amino acids can be essential and non-essential। The latter are those which our body can make। latter मतलब non-essential की बात कर रहे हैं। Latter are those यानी non-essential are those which our body can make while we get essential amino acid through our diet और food, खाने के थ्रू हमें मिलता है। Proteins कैरी आउट मेनी फंक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ से मेरी बात बहुत ध्यान से देखते रहना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट है। जो प्रोटीन्स होते हैं, अब अमाइनो एसिड को जोड़ के तुमने बना दिया प्रोटीन, ठीक है, अब ये प्रोटीन काम करता क्या है? ये जो प्रोटीन्स होते हैं बेटा, प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शंस, बहुत ही अलग अलग तरीके के फंक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोटीन्स करते हैं। तो कुछ प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट की तरह काम करते हैं। देखे थे ना आपने कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में बाहर से चीज़ को अंदर भेजना ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे GLUT4 दिया हुआ है, GLUT4 अनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, सेल के अंदर ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को अलाउ करते हैं। आपको समझ पा रहे हैं? कहते हैं सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कुछ प्रोटीन्स फाइट करते हैं इन्फेक्शंस को। ऐसे प्रोटीन्स को बेटा जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हैं, इनको हम कहते हैं एंटी बॉडीज। क्या कहते हैं बेटा? एंटीबॉडीज। कुछ प्रोटीन्स हार्मोन होते हैं, कुछ प्रोटीन्स एंजाइम होते हैं। तो आपको फंक्शन देख रहे हो,
अलग अलग प्रोटीन अलग अलग टाइप के फंक्शन कर सकते हैं, वो अलग अलग टाइप के फंक्शन कर सकते हैं, ये वाली बात आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पे उसने कह दिया ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सकते हैं, अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज जो होती हैं वो हार्मोन की तरह काम कर सकते हैं, वो आपके एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ ट्रिप्सिन एक अपने पास एंजाइम है, ट्रिप्सिन अपने पास एक एंजाइम है, स्टमक में मिलता है। हाँ, ट्रिप्सिन पेनक्रियाज बनाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इंसुलिन बेटा एक हार्मोन है। देखो एंटीबॉडी इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट करता है, यस। इसके साथ साथ रिसेप्टर की तरह भी काम करता है, यानी सेल के सरफेस पे अगर आपके पास समझ लो कि ये हमारे पास कोई चीज़ है, ये सेल के सरफेस पे आके पड़ी है, अगर सेल के सरफेस पे आके ये चीज़ हमें ना, जैसे हमारा सेल कहता है कि ये देखो ये सेल के सरफेस पे एक रिसेप्टर है। रिसेप्टर क्या है कि मतलब ये बाहर से आने वाले सिग्नल को डिटेक्ट करेगा। ये सेल के सरफेस पे रिसेप्टर, ये बाहर से कोई मॉलिक्यूल आया और ये मॉलिक्यूल इस रिसेप्टर से क्या करेगा, आके बाइंड कर जाएगा। ये मॉलिक्यूल ने इस रिसेप्टर से आके इस तरीके से, ये मॉलिक्यूल आया रिसेप्टर से आके बाइंड कर गया, तो अब सेल के अंदर सिग्नल चला गया। तो रिसेप्टर क्या होते हैं, ये भी आपको बात समझ आ गया। रिसेप्टर्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो सेल के सरफेस के ऊपर मिल सकते हैं, वो बाहर से आने वाले सिग्नल को डिटेक्ट करेंगे। रिसेप्टर के नाम पे सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट, बाहर से आने वाला कोई भी सिग्नल, जैसे आप सांस ले रहे हो तो यहाँ पे आपके पास जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होंगे, टंग पे गस्टेटरी रिसेप्टर्स होंगे, कान के अंदर ऑडिटरी रिसेप्टर्स होंगे, आंख के अंदर विजुअल रिसेप्टर्स होंगे, स्किन पे टच रिसेप्टर्स होंगे, या अलग अलग सेल पे और भी अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के नाम पे ग्लूट मिल रहा है। और एक और प्रोटीन है कोलाजन। कोलाजन प्रोटीन क्या है, ये वाली बात बेटा आपको मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि देखना मेरी बात अच्छे से, एक कंसेप्ट समझना अच्छे से, आपका ना प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। आपकी बॉडी में बोन्स हैं, दिखाता हूँ तो मैं बना के दिखाता हूँ। इस तरीके से बॉडी में ये है अपने पास बोन, राइट बेटा। बोन के ऊपर यहाँ पे ये रेड कलर से जो आपको मिल रहा है, ये वाली चीज़ है मसल, राइट। अब यहाँ पे मसल से ऊपर मैं एक जोन बनाता हूँ, इस चीज़ को चलो हम ब्राउन कलर से दिखाते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर इज स्किन। क्या है, स्किन। ध्यान से देखते रहना, अपने को बोन, मसल, ये स्किन दिखाई दी। अब एक और नया चीज़ बनाने वाला हूँ, ज़रा अच्छे से देखना। अरे कलर कोई और चूज करते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो स्किन को मसल से जोड़े, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये बात समझ आई? क्या आपको ये डायग्राम समझ आ रहा है? स्किन क्या, अपने ऊपर के स्किन को मसल, देखो बोन मसल के साथ जुड़ी हुई है, मसल और स्किन को आपस में जोड़ने के लिए कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर बेटा? कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल बोलो ना बेटा, इस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल बोलो तो इसको हम कहते हैं कोलाजन। क्या कहते हैं? कोलाजन। क्लियर हुई मेरी बात? कोई डाउट तो नहीं ना बेटा? इस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल, या फिर मैं उसको थोड़ा सा और रिफाइन कर देता हूँ, ध्यान से मेरी बात देखते रहना, थोड़ा सा और रिफाइन कर, इसका एग्जाम्पल बोलता हूँ एरियोलर टिश्यू। कौन सा बोला? एरियोलर टिश्यू। एंड दिस एरियोलर टिश्यू इज मेड ऑफ, ध्यान से रखना, बहुत सारी चीजें, और उन बहुत सारी चीजों में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोलाजन। अब अपने को कंसेप्ट समझ आ रहा है? क्या आप कोलाजन को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? कोलाजन क्या है? तो अब यहाँ देखो, ये कोलाजन इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। दो सेल को आपस में जोड़े रखने के लिए जो बीच में सब्सटेंस है, वो क्या सब्सटेंस है? ग्राउंड सब्सटेंस है, उसका पार्ट है। यानी अगर मैं सीधी सी बात कहूं कि इट इज पार्ट ऑफ एरियोलर टिश्यू, इसको इतना याद कर लो। और जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर आएगा तो मैं ये वाला स्ट्रक्चर इन डिटेल आपको समझाऊंगा कि कोलाजन कैसे, एरियोलर टिश्यू कैसे, कोई चीज़ किस तरीके से प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है। समझ पाए मेरी बात? इतना, इसके अलावा डिटेल्स में मत जाना। ये इंटरसेल्युलर अगर ग्राउंड सब्सटेंस भी नहीं समझ आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, ये जो लिख दिया ना बेटा बराबर में, इतना याद कर लो, इससे तुम्हारा काम बढ़िया से चलता रहेगा, राइट। अब ये एनसीईआरटी हमें कुछ फैक्ट बताना चाह रही है। एनसीईआरटी क्या कहते हैं? कोलाजन जो अभी अभी आपने कहते हैं पढ़ा है ना, ये कोलाजन इज द मोस्ट
अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। अगर जानवरों में देखा जाए, किसमें, जानवरों में, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन कोलाजन, कौन सा वाला सबसे ज्यादा, कौन से सबसे अबंडेंट प्रोटीन होगा, कोलाजन, प्रोटीन की बात हो रही है, राइट। और राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसको रुबिस्को कहते हैं, ये एक एंजाइम होता है और ये सबसे अबंडेंट प्रोटीन है इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी अर्थ का वो एरिया जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जब अर्थ का वो एरिया जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स एंड प्लांट्स भी आते हैं। तो अगर मैं एनिमल्स और प्लांट्स सबको एक साथ देखूं तो सब में मिला के सबसे ज्यादा अगर आपको कोई चीज मिलेगी, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन कोई होगा तो वो कौन सा होगा, रुबिस्को। क्लियर हुई बात। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन किसमें होगा, रुबिस्को। आप एनिमल प्लांट्स को इकट्ठे देख रहे हो, अगर आप सिर्फ एनिमल्स को देखो तो उनमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, आपके पास कोलाजन, राइट। अब मैं यहाँ क्वेश्चन बोलने वाला हूँ, जरा क्वेश्चन पे ध्यान रखना। विच इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द बायोस्फीयर। इसका आंसर क्या लोगे आप लोग, सेल्यूलोज। पॉलीसैकेराइड्स में बेटा पढ़ा था, सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोल दूं, प्रोटीन की अगर बात करूं तो पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होगा, रुबिस्को। और अगर सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स होगा और डिटेल में अगर चले जाऊं तो आंसर अपने पास क्या बनेगा, कोलाजन। हुई मेरी बात क्लियर। तो बेटा प्रोटीन की अंडरस्टैंडिंग बेसिक क्लियर हुई आपको। यहां पर एक बात बता दूं, यहां तक तो अपने को मस्त एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर, फिनिश। नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला जो टेबल है बेटा, ये टेबल आपको आता है। कोलाजन एरियोला टिश्यू का पार्ट है, समझा चुका हूं यहाँ पर। ट्रिप्सिन बेटा एंजाइम है, डाइजेशन में आता है। इंसुलिन हार्मोन है, कोई टेंशन ही नहीं। एंटीबॉडी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। ग्लूट4 ये भी मैंने आपको पहले पढ़ा दिए, ये डाइजेशन में। फिर रिसेप्टर, अब बोलो रिसेप्टर में, अब ये किसी एक बच्चे को अगर इसमें कोई डाउट होंगे तो मैं सच बता रहा हूँ, कान खींचूंगा मैं तुम्हारे। अरे रिसेप्टर सेंसेशन के लिए काम आ रहा है, तो जहाँ पे भी सेंसेशन होगी वहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे। तो बोलो इसमें तो दिमाग भी नहीं लगाना भैया, दिमाग भी नहीं लगाना, तो बचपन से करते आ रहे। अरे अपने को यहाँ तक डन हुआ, क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर तो अपन ने जान लिया, अब बेसिक इनकी कॉम्पोजिशन, बेसिक क्वालिटीज, तो अब अपन नोट्स भी देख लेते हैं। इसको करते हैं वापस बाहर और यहाँ देखते हैं नोट्स। प्रोटीन्स बोलने में बेटा कुछ कुछ वर्ड्स हैं, अब मुझे बताते रहना तो मैं समझ आता है कि नहीं। क्या प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है? हाँ। क्यों है? आता है। प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है? बिल्कुल है। क्यों है? ये भी तो अपने को आता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के 20 डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स के बने हुए हैं। और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। यस बेटा, ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ऊपर मिले थे रिटेंटेट में, क्योंकि इनका वजन 10,000 डाल्टन से हाइयर है, क्योंकि ये पॉलीमर्स हैं, इसलिए तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। इतना हुआ अपने को, राइट। कोलाजन अभी पढ़ा। कोलाजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, यस अपने को आता है। रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द कंप्लीट बायोस्फीयर, ये भी अपने को डन। देखो पूरी की पूरी कहानी को इतना हमने बड़ा पैराग्राफ पढ़ा, एक छोटे से 4 लाइनों के अंदर कंसाइज कर दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल एज नोट्स। नोट्स बनाना बेटा ये होता है, पूरी की पूरी कहानी नहीं लिखनी होती, आपको बेसिक मोस्ट बेसिक चीजें लिखनी होती है। अब बोलो मुझे पॉलीपेप्टाइड की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पर है, आपके भी एग्जैक्टली यहाँ घुस चुकी है। आपको हेट्रोपॉलीमर भी समझ आ गया, आपको मैक्रोमोलिक्यूल वर्ड भी समझ आ गया। तो बेटा जब ये वर्ड समझ आ गया तो फिर अपने को टेंशन क्या, समझे मेरी बात। इसलिए अब मैं आपको एक लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, जब आपको बायो की अंडरस्टैंडिंग इतनी हो ना कि आपने एक वर्ड लिखा और इस वर्ड की सारी पीछे की कहानी आपको आती है, याद भी है और आपको समझ भी आ गई। तो इसके लिए ना बेटा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और वो कमाल की बात है तुम तो कर रहे हो, शाबाश। करते हैं बेटा आगे। अब मुझे प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखना है बेटा। किसका स्ट्रक्चर देखना है? प्रोटीन का। अब मेरी बात ना यहाँ ध्यान से देखते रहना, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखना है। तो ना समझो कि प्रोटीन अलग अलग टाइप से हैं, तो बेटा एक समझ लो एंजाइम आपके पास है। क्या है? एक एंजाइम आपके पास है। अगर बेटा मैं किसी एंजाइम की बात कर रहा हूँ, समझो कि आप एंजाइम के नाम पे आप ट्रिप्सिन ऑब्जर्व करते हो ना, तो एंजाइम के नाम पे अपने पास ट्रिप्सिन है, तो हम ट्रिप्सिन का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं, स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे जरा देखना, मैं आपको कोई चीज दिखाने वाला हूँ। ये आपको एक 3D स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्या? अब अपने को ये एक 3D स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यस, इस 3D स्ट्रक्चर में ये जो अपने पास ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? इसको कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर।
3D स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, और ये ट्रिप्सिन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। ये ट्रिप्सिन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, और ऐसा अगर इस फॉर्म में ट्रिप्सिन रहेगा तो काम कर सकता है। फिर जब मैं ट्रिप्सिन के इस टर्शरी स्ट्रक्चर को खोलना शुरू करता हूँ, तो खोलूंगा तो टर्शरी से बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर आएगा, और सेकेंडरी से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर। कौन सा बनेगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब मैं तुम्हें एक बात दिखाना चाहता हूँ, यहाँ जरा यहाँ देखते रहना। ये मेरे पास कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा? टर्शरी स्ट्रक्चर। जब इस स्ट्रक्चर को खोलूंगा तो पहले क्या बनेगा? सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद क्या बनेगा? प्राइमरी। तो यहाँ से डायरेक्ट अपन लग देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब मैंने इसको इस तरीके से खोल दिया, इस तरीके से, क्या आपको यहाँ पे स्पाइरल्स दिखाई दे रहे हैं? ऐसे क्या आपको स्पाइरल दिखाई दे रहे हैं? इधर देखो, क्या अपने को ऐसा ऐसा स्पाइरल दिखाई दे रहा है? ये भी समझ आएगा। और जब इसको और खोल दूंगा तो क्या एक लंबे धागे की जगह आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्या एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बेटा एक सीधे लंबे धागे की तरह है, एक लॉन्ग थ्रेड? ये सुनो, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर को मैंने क्या किया, ऐसे स्पाइरल शेप में घुमाना शुरू किया, और घुमाते 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 मैंने एक वुलन बॉल जैसा, ऊन समझते ना, ऊन की बॉल जैसा मैंने एक स्ट्रक्चर बना डाला। ये अपने पास जो स्ट्रक्चर बेटा बन गया है यहाँ पर, ये आपको कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? ये 3D स्ट्रक्चर जो अपने को दिखाई दे रहा है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर था। टर्शरी स्ट्रक्चर को जब मैं खोलूंगा तो मेरे को कैसा मिलेगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और जब मैं उसको भी खोल दूंगा और फाइनली मेरे पास कैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा? यहाँ पे एक सीधी लाइन जैसा प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखो। प्राइमरी स्ट्रक्चर को बेटा जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर मालूम बेटा कैसा दिखाई देता है? यहाँ पे देखते रहना। प्राइमरी स्ट्रक्चर इस तरीके से एक लंबी सी चेन, ठीक। जब इस लंबी सी चेन को देखा तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखते हैं ना, तो हमें कुछ पॉइंट्स दिखते रहते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें अपने को प्राइमरी स्ट्रक्चर में दिखाई देती रहती हैं, जैसे ये जो मैं ब्लू से यहाँ पे बना रहा हूँ ना, ये एग्जैक्टली मालूम बेटा क्या है? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर का ये वाला स्ट्रक्चर है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। याद है आपको? ये वाला स्ट्रक्चर देखा। अब मैं इसी स्ट्रक्चर को यहाँ दिखा रहा हूँ। तो एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर अपने को आया। कौन सा स्ट्रक्चर बोल रहे हैं अपन इसको? प्राइमरी स्ट्रक्चर। लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर में एक अमाइनो एसिड, फिर दूसरा अमाइनो एसिड, फिर तीसरा अमाइनो एसिड, फिर चौथा अमाइनो एसिड। क्या मुझे इस स्ट्रक्चर को देखने से पता लग रहा है कि अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में, फर्स्ट कौन सा अमाइनो एसिड है, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ? ये सुनो, यस, इस चेन के स्ट्रक्चर को देख के मुझे दिख रहा है कि अमाइनो एसिड किस फॉर्म के अंदर पड़े, किस सीक्वेंस में है। मुझे ये भी बात क्लियर हो रही है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात हो रही है, समझ पा रहे हो? प्राइमरी स्ट्रक्चर क्लियर हो बेटा? तो पहली बात हम कहते हैं कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमने 4 लेवल्स लिए। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी, यहाँ तक तो बताया। क्वार्टरनरी हम लास्ट में करेंगे, अभी नाम पढ़ लो, समझाऊंगा आखिरी में क्वार्टरनरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तो क्लियर। अब देखना प्राइमरी की डेफिनेशन। इट डिफाइंस अ स्ट्रक्चर, ध्यान से, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इट डिफाइंस अ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग सिक्वेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड। सिक्वेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड यानी अमाइनो एसिड एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पड़े हैं। सिक्वेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, दैट इज उनकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन, वो किस पोजिशन में पड़े हैं, किस तरीके से पड़े हैं, उनकी सिक्वेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये आती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन स्ट्रक्चर में एक लंबी लाइन की तरह इमेजिन होता है। एक बेटा लंबी लाइन की तरह इमेजिन होगा तो हमारे पास इस तरीके से एक लंबी लाइन दिखाई देगी। और पीछे वाले, इससे लास्ट वाले लेक्चर में बताया था ना, एक तरफ अमाइनो ग्रुप फ्री होगा और एक तरफ COOH ग्रुप फ्री होगा। तो जिस तरफ अमाइनो ग्रुप फ्री होगा उसको हम एन टर्मिनल कह देंगे, और जिस तरफ COH ग्रुप फ्री होगा उस टाइम कौन सा टर्मिनल हो गया? C टर्मिनल। बेटा अब तुम अपने हाथों के हिसाब से देखो, आपके राइट हैंड साइड क्या मिल रहा है? राइट हैंड साइड C टर्मिनल मिल रहा है, और आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल रहा है? N टर्मिनल मिल रहा है ना। तो अपना जो लेफ्ट वाला टर्मिनल होगा वो कौन सा टर्मिनल होगा? N टर्मिनल। और जो राइट साइड वाला टर्मिनल होगा वो कौन सा होगा? C टर्मिनल। क्लियर हुई बात? क्या अपने को यहाँ से क्लियर होता है? देखो लेफ्ट साइड ये वाला N टर्मिनल मिल रहा है, राइट साइड C टर्मिनल मिल रहा था ना। सिंपल समझ आ रही है? यही चीज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्लियर? आसान था। ये था हमारा कौन सा वाला स्ट्रक्चर? प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर से और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर अपने आप को, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर एक सीधा धागा, वो सीधा धागा अब अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है और बनाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या बनाएगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा तो वो हमें 2 टाइप का मिलता है। समझाना क्या चाहता हूँ? देखो, secondary structure exists in 2 forms. One form is alpha helix and दूसरा form is beta pleated.
सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये वाला जो स्ट्रक्चर था ये दो फॉर्म्स में मिल सकता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। कैसे, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था बेटा, ये वाला अपने पास ये वाला प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर ने अपने आप को कुछ मॉडिफाई किया और इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर बनाने लगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? अल्फा हेलिक्स। कौन सा स्ट्रक्चर बना? अल्फा हेलिक्स। समझ पा रही हो मेरी बात? तो यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर ने अपने आप को या तो वो अल्फा हेलिक्स में कन्वर्ट करेगा या फिर वो बीटा प्लेटेड। ये अल्फा हेलिक्स कैसा होता है देख लिया, बीटा प्लेटेड कैसा होता है अभी देखेंगे, पढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं अमाइनो एसिड्स इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बेटा एक के बाद एक अमाइनो एसिड है। जब ये अपने आप को घूमेंगे ना इस तरीके से, समझो यहाँ पर भी अपने पास क्या था, यहाँ पे एक अमाइनो एसिड था, यहाँ पे एक अमाइनो एसिड था, यहाँ पे अमाइनो एसिड, यहाँ पे अमाइनो एसिड, ये मल्टीपल अमाइनो एसिड्स हैं इस तरीके से, राइट। इस तरीके तो खूब सारे अपने पास अमाइनो एसिड्स अपने पास ऐसे मिल रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनने का कारण मालूम क्या है बेटा? ये अमाइनो एसिड आपस में कुछ इस तरीके से स्पेसिफिक बॉन्ड्स बना ले रहे हैं। ये अमाइनो एसिड ऐसे इस तरीके से अपने बीच में इस तरीके से बॉन्ड्स बना ले रहे हैं, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड्स बना रहे हैं, यानी अमाइनो एसिड्स आपस में इंटरैक्ट कर ले रहे हैं। और इंटरैक्ट करने के लिए ये जो रेड कलर से ये बॉन्ड्स बना रहे हैं बेटा, ये कौन से बना रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। समझ पाए? ये कहते हैं occurs when there develops a relationship between amino acid of the straight chain to obtain new structure। straight chain के अमाइनो एसिड से यहाँ पे एक अमाइनो एसिड, यहाँ पे एक अमाइनो एसिड, देखो इन्होंने मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, इन वालों ने इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। इस तरीके से अमाइनो एसिड्स अपने पास हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। तो अगर एक लाइन में बहुत सारे बच्चे खड़े, पहला बच्चा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे खूब सारे बच्चे खड़े, तो पहला बच्चा फिफ्थ वाले बच्चे से हाथ मिला लेता है, तो देखो चेन मुड़ जाएगी ना। फिर फिफ्थ वाला बच्चा 10th वाले बच्चे से हाथ मिला लेता है, फिर चेन मुड़ जाएगी। जैसे हम कैसे करते हैं, फिफ्थ नहीं छोड़ो, फर्स्ट वाले बच्चे ने 4th वाले बच्चे से हाथ मिलाया, फिर 5th वाले ने 9th वाले से हाथ मिलाया, फिर 10th वाले ने 13th वाले से हाथ मिला, 14th वाले से हाथ मिला लिया। तो चेन बार बार बेटा घूमते जा रही है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनेगा अल्फा हेलिक्स का बनेगा। इमेजिन करो, खूब सारे बच्चे एक चेन में हैं, पहला बच्चा 4th वाले बच्चे से जाके हाथ मिला रहा है, तो चेन आगे से इस तरीके से मुड़ गई ना, फिर इस तरीके से कंप्लीट मुड़ती रहेगी और इस तरीके से बनता रहेगा। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो राइट हैंड कॉइलिंग है। राइट हैंड कॉइलिंग का मतलब अपना हाथ सीधा लो और देखो क्या इस तरीके से घूम रहा है। देखो इस तरीके से मेरा हाथ आपको उल्टा दिखाई देगा, बट अपने हाथ से खुद करके देखो, राइट हैंड से कॉइल करके देखो, तो आपको इस तरीके से कॉइल दिखाई देगी। नीचे से कॉइल होती जा रही है इस तरीके से, और ये ऊपर की तरफ कॉइल जा रही है इस तरीके से। आपके पास जो यहाँ दिखाई दे रही है वो आपको दिखाई दे रही है राइट हैंड कॉइलिंग। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये राइट हैंड कॉइलिंग होती है। क्लियर है बेटा? ओके। इनको कॉइलिंग में यहाँ पे कौन से बॉन्ड्स बन रहे हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। और एवरी 4th अमाइनो एसिड इंटरैक्ट्स विद फॉर्मिंग, हर चौथा अमाइनो एसिड 1st 4th के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, 5th 9th के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, यानी हर चौथा अमाइनो एसिड एक दूसरे से इंटरैक्ट करते जा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर आपके पास बना अल्फा हेलिक्स का। और इस स्ट्रक्चर को एग्जांपल में बोलो, बालों में मिलने वाला जो प्रोटीन है ये केराटिन प्रोटीन है, ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है। हुई बेटा बात क्लियर? आसान था ना? समझा रहा हूँ डिटेल में ताकि कंसेप्ट दिमाग में छप जाए, तो जब रीड करोगे ना एनसीईआरटी, देखो एकदम चुटकियों में समझ आएगा। नेक्स्ट देखते हैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अब बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में क्या हुआ ना बेटा, एक लंबी सी इस तरीके से चेन थी। हम कहते हैं एक लंबी चेन होने की जगह हमारे पास एक नहीं 3 या 4 चेन हो। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर हो इधर अपने पास, इधर से एक प्राइमरी स्ट्रक्चर हो, दूसरा प्राइमरी स्ट्रक्चर हो, तीसरा प्राइमरी स्ट्रक्चर हो, और ये सारे के सारे ना इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बॉन्ड्स की मदद से जुड़ जाए। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन है, कैसे वाली बात समझाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो जरा, क्या आपने को एक इस तरीके से यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड स्ट्रेट चेन दिख रही है, यहाँ पे अपने पास पॉलीपेप्टाइड की दूसरी चेन दिखाई दे रही है, यहाँ पे तीसरी चेन दिखाई दे रही है, और देखो ये जो चेन्स हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं। व्हेन 2 or more polypeptide chains are held together by intermolecular hydrogen bonds, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो जब एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, एक से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2 या 2 से ज़्यादा ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में ज्वाइन करेंगी, मदद किसकी? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से, उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर को मालूम क्यों ऐसा बोला जाता है? देखो ध्यान से मेरी बात देखो, मैं बना के दिखाऊंगा तुम्हें। ये मेरे पास एक सीधा पेज है, मैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर तुम्हें बना के दिखाता हूँ। ये असलियत में कैसे दिखेगा, यहाँ पे देखो। आप भी ये लोग ये काम आपने बचपन में बहुत किया होगा।
ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर है। दिस स्ट्रक्चर इज बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। प्लीटेड मतलब पीट पीट के प्लीट बना दिया, एकदम पतला पतला सा बना दिया, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। इसको बीटा पीटेड भी बोल दिया, मार मार के पीट पीट के पतला कर दिया है, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। वही कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ आया ना बेटा? क्लियर। ये सिल्क जो रेशम होता है उसमें मिलने वाला प्रोटीन, फाइब्रोइन प्रोटीन, ये बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर होता है। डन। अब हमें देखना है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम लोग पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, फिर हम वापस टर्शरी पे आएंगे। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है। प्रोटीन्स तो अपन ने पढ़ लिया, हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पे जाएंगे। देखते हैं, ये कहते हैं प्रोटीन्स एज मेंशन्ड अर्लियर आर हेट्रोपॉलीमर्स containing strings of amino acid, लंबे लंबे धागे अमाइनो एसिड के बने हुए। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास इस तरीके से जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन अगर हम किसी ऑर्गेनिक केमिकल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसका हम फॉर्मूला नहीं देखते, उसका हम 3D स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑलवेज राइट two-dimensional view of the molecules while representing the structure of the molecules. बेंजीन, नैप्थलीन, इन सब का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। Physicists conjure up three-dimensional views of the molecular structures while biologists describe the protein structure at 4 levels. अजीब सी बात करी, क्या है? कहते हैं 3 लोग हैं, एक फिजिक्सिस्ट है, फिजिक्स वाला, एक केमिस्ट्री वाला, एक बायो वाला। जो फिजिक्स वाला है वो 3D स्ट्रक्चर बनाएगा अजीबोगरीब तरीके से, बेंजीन वगैरह जो 3D स्ट्रक्चर पर समझाने की आपको कोशिश करेगा। वो केमिस्ट्री वाला वो NaCl MgCl2 बोल के कहता है ऐसा स्ट्रक्चर है। हम लोग जो बायोलॉजिस्ट हैं, आप लोग, हम लोग सारे के सारे, हम कहेंगे, हम स्ट्रक्चर बताएंगे 4 अलग अलग लेवल पे। जो 4 अलग अलग लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ऐसे 4 अलग अलग लेवल की बात करते हैं। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, द सीक्वेंस किसके बाद कौन सा आ रहा है उसकी बात हो रही है। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन। विच पोजिशनल इंफॉर्मेशन, कि कौन सा पहला अमाइनो एसिड है, उसके बाद सेकंड कौन सा है, उसके बाद थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा, चलता रहेगा। पोजीशन इंफॉर्मेशन यानी मैं इस इंफॉर्मेशन में पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, अगर मैं ऐसे पोजीशन बता पा रहा हूँ तो ये जो स्ट्रक्चर है वो होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब बताओ, ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया तुम्हारे सामने, बोलो बताओ पहला कौन सा है यहाँ पर, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, नहीं बता सकते ना। बात समझ रहे हो? कहानी क्लियर हो रही है? तो पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, हम ऐसे नहीं बता सकते। हम जो ये वाली इंफॉर्मेशन दे सकते हैं बेटा, ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, the left end represented by the first amino acid, left end first amino acid end terminal, and the right end represented by the last amino acid. The first amino acid is also called as end terminal amino acid. बता दिया था, left first end terminal, याद रख, left first and end terminal, right last and C terminal, ये 2 बात ध्यान रख। The first amino acid is also called as N terminal. The last amino acid is called as C terminal. Simple, clear? अब अपने को स्ट्रक्चर समझ आया। देखो ये प्रोटीन का इस तरीके से अपने पास स्ट्रक्चर है, यहाँ पे N टर्मिनल होगा, यहाँ C टर्मिनल होगा, यहाँ N टर्मिनल होगा। क्लियर बेटा? ये लेफ्ट साइड होगा, ये राइट साइड होगा, ये फर्स्ट होगा, ये लास्ट होगा। ठीक बेटा? A protein thread does not exist throughout as extended rigid rod. The thread is folded in form of helix. अब जो हमारे पास ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर अब सीधा इस तरीके से एक बहुत ही लंबा धागा है। क्या है? एक बहुत ही लंबा धागा। ये धागा देख रहे हो, इतना लंबा है, मेरे को इतना पीछे नहीं पड़ रहा, इतना लंबा धागा। अब ये हमेशा इस तरीके से नहीं रहेगा, ये धागा अपने अंदर इस तरीके से फोल्ड्स बनाने की कोशिश करेगा। जैसे अपने को यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड दिख रहे हैं लंबे से धागे में, यानी ये स्ट्रक्चर अपने आप को और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बनाने, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर अपने आप को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करेगा और इस तरीके से ऐसे बनाना शुरू कर देगा। तो ये जो स्ट्रक्चर अपने पास बनेगा ये सेकेंडरी होगा। ये कहता है प्रोटीन थ्रेड यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर हमेशा प्राइमरी नहीं रहता है, वो अपने स्ट्रक्चर में फोल्डिंग्स लेके आता है ताकि हेलिक्स बनाया जा सके, जैसे एक गोल गोल घूमता हुआ एक सीढ़ी होती है, एक रिवॉल्विंग स्टेयरकेस की तरह। ऑफ कोर्स only some portions of the protein thread are arranged in the form of helix. ये वाली लाइन जरा ध्यान से समझना। मैंने कहा था प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो डेवलप होकर क्या बनाता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इतना बात क्लियर? तो अब जब ये मेरे पास एक लंबा सा धागा है, जब ये अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा बेटा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा ना। यस। तो अब देखो
इस स्ट्रक्चर में आपको कुछ पोर्शन जो बीच में घुमा हुआ है, समझ लो ये अल्फा हेलिक्स है, तो ऊपर वाला मेरा हाथ, इस वाले हाथ के पास सीधी रॉड है, नीचे सीधी रॉड है, बीच में कुछ ही पोर्शन ने अल्फा हेलिक्स बनाया ना, जो मेरे फेस के जस्ट एकदम सामने आ रहा है, ये अल्फा हेलिक्स वाला जोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस। और यही वाली लाइन को एनसीईआरटी कहता है, ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। जो मेरे फेस के सामने था वो उसी ने हेलिक्स बनाया था, ऊपर वाला और नीचे वाला वो तो अभी भी प्राइमरी की तरह एग्जिस्टिंग था। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर का कुछ हिस्सा, प्राइमरी स्ट्रक्चर का एक लंबे से थ्रेड का कुछ हिस्सा इस तरीके से अपने आप को ऐसे रखेगा और बाकी अपने पास कैसा रहेगा? प्राइमरी जैसा। ये इतना पोर्शन प्राइमरी रहेगा, इतना पोर्शन सेकेंडरी, इतना पोर्शन फिर प्राइमरी। क्या कंसेप्ट समझ आ रहा है? लाइन का मतलब बेटा ये, ऑफ कोर्स only some portion, कुछ portion of the thread is arranged in the form of helix. In proteins, only right-handed helices are observed. Clear हुई? अल्फा हेलिक्स में कौन सा है? right-handed helix होगा। Other region of protein threads are folded into other forms which are called as secondary structures. मतलब ये जो अपने पास यहाँ पे जो secondary structures बने, ये वाले structures अपने पास बन जाते हैं। लाइन थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही है, जो आपको समझा दे समझो। In addition, the long protein chain is also folded upon itself. ये प्रोटीन चेन अपने ऊपर और घूम जाती है। ये थी, इसका कुछ पोर्शन था इस तरीके से, यहाँ पे इसका कुछ हमारे पास पोर्शन था, देखो इतने लंबा सा चेन है, कुछ पोर्शन इसने इस तरीके से बनाया, यहाँ पे समझ लो मेरे फेस के सामने अल्फा हेलिक्स बन गया रफली। अब क्या होगा? ये अपने ऊपर और घूम जाएगा, ये अपने इस स्ट्रक्चर के ऊपर और घूम जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बना डालेगा। अपने ऊपर और घूम गया और इसने एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर इस तरीके से क्रिएट कर लिया। तो जो ये 3D में अपने को स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो 3D में बेटा अपने को स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? टर्शियरी स्ट्रक्चर। यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर अपने ऊपर और घूम गया, तो स्ट्रक्चर कौन सा बना? टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पर सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अपने ऊपर और घूम जाते हैं, तो यहाँ पे जो अपने को स्ट्रक्चर बन जाता है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में होता है। क्लियर हुई बात? Other regions of the protein are folded into, अरे कहाँ गया? In addition, यहाँ से in addition, the long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball. जब बेटा मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड करना, ऐसे फोल्ड करना शुरू किया, तो अपने ऊपर हो गया और बीच में से ये खोखला है, यस, अंदर से बीच में से खोखला है, तो ये जो स्ट्रक्चर है एक हॉलो वुलन बॉल, ऊन की एक बॉल जो अंदर से खोखली होगी, वैसा बन गया। और ऐसे स्ट्रक्चर को अपने टर्म किया टर्शियरी स्ट्रक्चर, राइट? टर्शियरी स्ट्रक्चर में बेटा ये जो स्ट्रक्चर होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर होता है। एक ये कैसा होता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्लियर? दिस गिव्स अस अ 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द प्रोटीन। The tertiary structure is absolutely necessary for many biological activities of the proteins. ये वाली लाइन तो मैं यहाँ समझाता हूँ, ध्यान से देखो। When the secondary structures fold over itself, it forms a spherical woolen-like structure ball. इसको हम क्या कहते हैं? Tertiary structure. Clear? अब जब प्रोटीन बेटा अपने आप को इस तरीके से फोल्ड करता है, तो कंडीशन क्या होती है? आप लोग क्या करो, अगर आपके घर पे वो पड़ी है ना, एक वूल, ऊन पड़ी है, तो उसको गोल गोल घुमा के देखो, एक बॉल बन जाएगी। वो बॉल समझो बीच में से खोखली है, तो जब बेटा इस तरीके से गोल गोल कोई चीज़ रोटेट होती है ना, इस तरीके से गोल गोल कोई, इस तरीके से गोल गोल कोई चीज़ घूमती है, तो अब गोल गोल घूमने से पहली बात ये 3D स्ट्रक्चर है और इसमें कुछ ऐसे स्पेसेस मिल जाते हैं, जैसे ना मैं जिस स्पेसेस को थोड़ा सा ऐसे राउंड कर दूंगा, ये कुछ हॉलो स्पेसेस मिल जाते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक, दीज हॉलो स्पेसेस। और इन हॉलो स्पेसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। क्या टर्म करते हैं? एक्टिव साइट। तो ऐसे अपने को हॉलो स्पेसेस मिलते हैं जिनको अपन टर्म क्या करते हैं? एक्टिव साइट्स। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो जो बेटा ये वाली एक्टिव साइट्स है ना, क्या ये वाली बेटा जो एक्टिव साइट्स हैं उनकी बात हो रही है। इन एक्टिव साइट्स की वजह से प्रोटीन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी आती है। क्या हुआ कि जब आपके पास एक बहुत सारे बच्चे एक चेन लगा के खड़े थे कि यहाँ पे ये बच्चे इस तरीके से इधर, फिर इससे दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ही है ना, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था।
तो समझो इन्होंने एक दूसरे के आसपास घूमना शुरू किया और एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू किया, हाथ जुड़े हुए हैं, चढ़ना एक दूसरे के ऊपर शुरू कर दिया। कुछ कुछ एरियाज में ऐसे बच्चे आ जाएंगे, कुछ कुछ एरियाज में ऐसे एरियाज बन जाएंगे जहां पर ऐसे हॉलो स्पेसेस बनेंगे। उन हॉलो स्पेसेस को, वो स्पेशलाइज्ड हॉलो स्पेसेस होंगे, हर जगह नहीं, स्पेशलाइज्ड हॉलो स्पेसेस होंगे। उन स्पेसेस को हम कहेंगे एक्टिव साइट्स। और एक्टिव साइट्स ऐसे स्पेसेस होंगे जिनकी ऐसी क्वालिटीज होंगी जिसकी मदद से प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखा सकता है। अगर जैसे बेटा हम यहाँ पे एग्जांपल अगर लेके चल रहे हैं एंजाइम की, तो एंजाइम एक वुलन बॉल जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ हॉलो स्पेसेस हैं, जिन हॉलो स्पेसेस को हम कहते हैं एक्टिव साइट्स। और जो ये वाली एक्टिव साइट्स हैं, इसकी वजह से प्रोटीन को अपनी एक स्पेशल एक्टिविटी मिलती है। यानी because of this structure of protein, इस टर्शरी स्ट्रक्चर की वजह से प्रोटीन को उसको अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी मिलती है। कहानी क्लियर? क्यों? क्योंकि एक टर्शरी स्ट्रक्चर बनने से जो साइट्स बनती हैं, जो एरियाज बनते हैं, उनको एक्टिव साइट्स कहते हैं। और जिन एक्टिव साइट्स में रिएक्शन होता है, एक्टिव साइट्स विच आर द साइट्स ऑफ रिएक्शन, ये बन जाती हैं। क्यों बन जाती हैं? क्योंकि टर्शरी स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। हुई मेरी बात क्लियर? तो बेटा अब टर्शरी स्ट्रक्चर बनाने में कौन कौन से बॉन्ड्स हैं? ये अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स अपने को मिल सकते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर बोलो तो मायोग्लोबिन और दूसरे एंजाइम्स, ये सारे के सारे टर्शरी स्ट्रक्चर। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या एक्टिव साइट होगी तो एक्टिविटी आएगी? यस। यानी एक्टिव साइट, ये वाली एक्टिव साइट होगी तो कोई भी प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी दे पाएगा। इतना बात क्लियर हुई? जब आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा तो उसमें कोई एक्टिव, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कोई एक्टिव साइट मिली? नहीं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई एक्टिव साइट मिली? नहीं। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दोनों स्ट्रक्चर्स कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो नहीं करते। सिर्फ टर्शरी स्ट्रक्चर ही अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है। प्लस यहाँ एक और स्ट्रक्चर है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये भी अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है। कैसे? देखते हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या होता है ना बेटा, यहाँ पर आप देखो कि एक टर्शरी स्ट्रक्चर इस तरीके से था। अब यहाँ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या है, एक से ज़्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ गए हैं। जैसे एक टर्शरी स्ट्रक्चर, दूसरा टर्शरी स्ट्रक्चर, तीसरा टर्शरी स्ट्रक्चर, चौथा टर्शरी स्ट्रक्चर, ये आपस में आके चारों आके कंबाइन हो गए। 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, यानी अलग अलग मोर देन 1 टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में आके कंप्लीट एक ग्रुप बना लेता है। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। व्हेन डिफरेंट टर्शरी सब यूनिट्स बाइंड टू गिव अ मल्टीमेरिक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक मल्टीमेरिक बहुत सारा बड़ा एक स्ट्रक्चर बना देता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्या ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो कर सकता है? यस, शो कर सकता है। एग्जाम्पल बोल दो बेटा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैसे बना? हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आपके पास चार टर्शरी स्ट्रक्चर चाहिए थे, 2 अल्फा स्ट्रक्चर चाहिए थे और 2 बीटा स्ट्रक्चर चाहिए थे। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना ना बेटा, ये जो आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर बना, ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर हुआ हमारा? ये हुआ हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। वही मेरी बात समझ आए? टर्शरी, क्वाटरनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी क्लियर हुआ? तो देखो ना यहाँ पर टर्शरी स्ट्रक्चर, ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक टर्शरी स्ट्रक्चर का पार्ट, ये देखो ये वाला एक और दूसरा एक, ये 2 टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में कंबाइन कर दे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दे दिया। डन? क्लियर हुई बेटा बात? आपको यहाँ पे टोटल समझ आया? अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ छोटा सा, इतना वाला पोर्शन आपको खुद ब खुद पढ़ना है और खुद देखना है। बताओ किसी कोई पॉइंट में कोई डाउट आ रही है कि नहीं? नहीं आएगी, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। तो यहाँ तक अपना डन हुआ। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोटीन के टाइप्स। ये दोनों चीज़ एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, बस इसको ऐसे पढ़ के इस दिमाग में डाल लेना बेटा। टाइप ऑफ प्रोटीन उसकी शेप के हिसाब से, प्रोटीन फाइब्रस हो सकता है, ग्लोबुलर। फाइब्रस होगा तो धागे धागे जैसा, सीधा धागे धागे जैसा होगा। ग्लोबुलर यानी गोल गोल सा होगा। फाइब्रस है, थ्रेड लाइक शेप, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में है तो कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, तो कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी नहीं। ये पानी में इनसॉल्युबल होता है, जैसे हमारे पास केराटिन, जैसे कोलाजन, जैसे इलास्टिन। ये तीनों स्ट्रक्चर्स एग्जांपल इसके। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बोलो, राउंडेड सा शेप। राउंडेड सा शेप बेटा वुलन बॉल का शेप या तो टर्शरी में मिलता है या खूब सारे टर्शरी के कॉम्बिनेशन से क्वाटरनरी में मिलेगा। ये एंजाइमेटिक हो भी सकते हैं, नॉन एंजाइमेटिक भी हो सकते हैं, यानी मर्जी है उनकी। एक्टिव साइट तो होंगे, बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाएगा। अब हीमोग्लोबिन कोई एंजाइम थोड़ी है, उसका टर्शरी स्ट्रक्चर है ना, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, बट वो एंजाइम तो नहीं है ना। वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखा रहा है, वो बात अलग है। लेकिन हर प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी एज एंजाइम हो ये तो जरूरी नहीं है ना बेटा।
यही समझाना चाह रहा हूँ। ये जो क्वाटरनरी ग्लोबुलर वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ग्लोबुलर वाले स्ट्रक्चर्स एंजाइमेटिक भी हो सकते हैं अगर वो उनका नेचर एंजाइम का है। अगर वो नॉन एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन हुए तो वो कोई और एक्टिविटी दिखाएंगे, जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करने वाली एक्टिविटी दिखाता है। समझ पाए? तो ये मोस्टली वाटर सॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलेंस। ये सीरम ग्लोबुलेंस क्या होते हैं बेटा, ये ध्यान रख लेना। ये सीरम ग्लोबुलेंस ब्लड के अंदर ब्लड एंटीबॉडीज होते हैं, ब्लड एंटीबॉडीज। एग्जाम्पल है सीरम ग्लोबुलेंस में और भी टाइप्स होते हैं, वन एग्जाम्पल इसका ब्लड एंटीबॉडीज, राइट। यहां तक अपना प्रोटीन फिनिश, फुल एंड फाइनल। तो प्रोटीन्स में बेटा अपन ने क्या किया, प्रोटीन्स में हमने अमाइनो एसिड्स के बेसिक स्ट्रक्चर को समझा, इसके अल्काइल ग्रुप्स CH3 CH2OH थे, ग्लाइसिन एलेनिन सीरीन गैस से अपने याद किया। अमाइनो एसिड में एसेंशियल याद किए, सेमी एसेंशियल नॉन एसेंशियल देखे, फिर इनके ग्रुप्स के बेसिस पे न्यूट्रल एसिडिक बेसिक को बेटा स्टडी किया, फिर ज्यूटर आयन को समझाया, और यहाँ पे वर्ड पढ़ा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये क्या होता है ये भी अपने को क्लियर हुआ। फिर देखा कि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड अगर दो अमाइनो एसिड्स हो तो डाइपेप्टाइड बनाएंगे, खूब सारे अमाइनो एसिड्स हो तो पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, और प्रोटीन अपने आप में स्ट्रक्चरल पॉलीपेप्टाइड ही होता है। जब प्रोटीन की बात करी गई केमिकल प्रॉपर्टीज में तीनों वर्ड समझ आते हैं। प्रोटीन्स में सबसे अबंडेंट पूरे बायोस्फीयर में तो विस्को, एनिमल वर्ल्ड में तो कोलेजन। प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करी तो ये अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करी गई तो राइट एंड C टर्मिनल लास्ट अमाइनो एसिड, लेफ्ट एंड N टर्मिनल फर्स्ट अमाइनो एसिड देखा। यहाँ पे कोई भी एक्टिव साइट नहीं होती, सेकेंडरी में भी कोई भी एक्टिव साइट नहीं होती। सेकेंडरी के नाम पे आपको अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड मिलता है, और यहाँ पे स्टेबलाइज करने के लिए स्पेसिफिकली कौन से बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। फिर अपने पास ये टर्शरी स्ट्रक्चर, ये बीटा स्ट्रक्चर जो आपके पास बीटा या बीटा प्लेटेड या अल्फा हेलिक्स होता है, यही स्ट्रक्चर्स और कॉम्प्लेक्स होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो टर्शरी होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर के पास बेटा एक्टिव साइट्स होती हैं, और इसी वजह से यहाँ पे स्टेबलाइज करने वाले ये वाले स्ट्रक्चर हैं। फिर अपने पास होते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स की और कंपोजिशन और मिलने से मिलता है कि हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी टर्शरी एंड क्वाटरनरी दोनों शो कर सकते हैं, और फिर टाइप ऑफ प्रोटीन्स देख ली। तो यहाँ पर इसके साथ साथ हमारा पूरा का पूरा लेक्चर फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोटीन समझ भी आ गया और याद भी हो गया होगा। तो इसके साथ साथ बेटा फिनिश आज का लेक्चर। छोटू सा एक पैराग्राफ वाला होमवर्क है, आपको वो करना है, बाकी चीज़ें डन, राइट। आज के लिए इतना ही बेटा, तो जाओ अब ऐश करो।